हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं VMMC सफ्तरजंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। ये ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होना है, और समझना है तो इस चैप्टर में बच्चे सोचते हैं है ही नहीं कुछ। तो इस वीडियो में मैं आपको मेन फॉर्मूलाज बताऊँगा, उनके न्यूमेरिकल टाइप्स बताऊँगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होएगा, और समझने का जो है वो आपको बता दूंगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब ये है रिएक्शन का वो समय जब जितनी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड में जा रही है उतनी ही बैकवर्ड में जा रही है, इसलिए नेट रिएक्शन जो चेंज है वो ज़ीरो है। इक्विलिब्रियम के बेसिक ये दो ग्राफ पॉसिबल हैं। या तो आपका प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होएगा, तो इनिशियली प्रोडक्ट जीरो होएगा, रिएक्टेंट होएंगे, तो फाइनल स्टेट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी और रिएक्टेंट की उससे कम होएगी। या फिर आपका रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होएगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी, प्रोडक्ट की उससे कम होएगी। तो ये दो ग्राफ बनते हैं। बेसिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है, ये सबको याद ही होता है, ये पता होना चाहिए। अब ऐसे ये इसको हम केसी बोलते हैं, एक केपी होता है। अगर आपकी रिएक्शन गैसेस फेज में हो रही है तो केसी को ही केपी बोल देते हैं। केपी और केसी में ये रिलेशन होता है। अब जो क्वेश्चन कई बार आते हैं वो आते हैं प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे। मान लीजिए रिएक्शन दी हुई है, इसका केसी फिक्स होता है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो केसी अलग से दिया होगा और क्यूसी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसमें तीन केसेस पॉसिबल हैं। क्यूसी आपका केसी से ज़्यादा है पहला, और क्यूसी केसी से ज़्यादा है मतलब आप फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं कि सी और डी की वैल्यू ए बी से ज़्यादा होगी। अब सी और डी की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड ही जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये तरीके से याद करने का, आप सीधा याद करना नहीं चाहते हैं तो ऐसे ही अगर क्यूसी कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और इक्वल है तो फिर इक्विलिब्रियम पे ही होएगा वो। उसके बाद ये केसी का और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फॉर्मूले पे इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल बनते हैं, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स आएगा +2 में, उसमें भी बनते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आना चाहिए। जैसे ये मैंने पहले बताया था, वैल्यू ऑफ केसी आपकी इस इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। इस पर न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं काफ़ी बार कि आपकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो केसी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो याद रखना केसी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन से उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। अब ये भी सिंपल सी चीज़ है, अगर एक रिएक्शन ये है और दूसरी ये है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है और इसका केसी डैश है, तो इनमें रिलेशन क्या होएगा, इनमें रिलेशन ये होते हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला ये होता है वेपर डेंसिटी के टर्म्स में, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी इंटू -1। कैपिटल डी और स्मॉल डी ये दी हुई है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेज मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ गैसेज प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके रिएक्शन में ऑब्टेन हो रहे हैं। उसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है ले-चैटलिस प्रिंसिपल। इसका नाम ही डरावना है, क्वेश्चन इसके काफ़ी सिंपल होते हैं। ये 4-5 पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब रिएक्शन अगर आप चेंज करते हैं टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा जिससे आपका चेंज जो है वो उसको अपोज करे। पहला, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, आप प्रोडक्ट की बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड जाएगी, सीधी बात है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहाँ पर वो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है ताकि वो टेम्परेचर कम हो जाए। और अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो रिएक्शन उससे प्रोसीड करेगी जिससे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ से वो एनर्जी रिलीज करेगा उससे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चेंजिंग प्रेशर, इसकी सीधी बात ही है, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट करती है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों उससे कम की तरफ। तीसरा है प्रेशर चेंज करने पे सीधा ही है, और इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम साइड हैविंग हायर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स टू लोअर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स एंड वाइस वर्सा। चौथा है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे। इनर्ट गैस ऐड करने के दो केसेस हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो कॉन्स्टेंट प्रेशर है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे, क्योंकि आप उसमें गैस डाल रहे हैं। रिएक्शन प्रोसीड करेगी लोअर नंबर ऑफ गैसेस मोल से हायर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स की तरफ, ठीक है। उसके बाद है आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिक सी अल्फा के इस तरह से वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। अब जैसे ये HCN H+CN- में टूट रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन HCN की मैं C लूँगा, इक्विलिब्रियम पे इसकी C- Cα होएगी, इन दोनों की C अल्फा होएगी। ऐसे ही Ka का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। इसमें तो 2 में टूट रहा है, 3 में टूट रहा है, तब भी Ka का फॉर्मूला इसी तरह से डिराइव होगा, वो आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से।
अब यहाँ पे अल्फ़ा बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फ़ा को मैं 1 से सब्स्टिट्यूट करूँगा आगे। देखिए तो ऐसे के और अल्फ़ा में रिलेशन आ रहा है, के इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर टू रूट के ए बाई सी। उसके बाद है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिक्रीज इन डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन शोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज एडेड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अगर मान लो कोई वीक एसिड का सॉल्यूशन है उसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो तो जो वीक एसिड की एसोसिएशन होगी वो पहले से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। कॉमन आयन का ये मतलब होता है। अब न्यूमेरिकल सोल्व करने में जो आप कॉमन आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेंगे, ठीक है। अब KW होता है जो H2O है वो H प्लस OH माइनस में टूटता होता है। KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है और इसमें H प्लस और OH माइनस इक्वल होते हैं और H प्लस और OH माइनस की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 रूम टेम्परेचर पे। जब आप रूम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वाटर न्यूट्रल रहेगा, आपके KW की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आपकी इनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इन दोनों की वैल्यू 10⁻⁻6 या 10⁻5 कुछ भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 14 से बढ़ जाएगी 10⁻11 या 10⁻12 और कुछ भी हो सकती है। Ka और Ke भी आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड के और कंजुगेट बेस के। इस चैप्टर में आपको बेसिक एसिड्स और बेसिक कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, वीक बेस के कॉमन नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अब pH है, pH के फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं पर बेस का मतलब यही होता है -H+। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट वो होता है H+ कंसंट्रेशन निकाल लीजिए और सिंपल -H+ के फॉर्मूले से निकाल लीजिए आंसर। अब pH प्लस POH का टोटल 14 होता है रूम टेम्परेचर पर। ये बेसिक एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के वो होते हैं 7 पे न्यूट्रल होता है। जैसे ही आपकी pH कम होती जाएगी वो एसिडिक होता जाएगा, जैसे ही pH बढ़ती जाएगी वो बेसिक होता जाएगा। ये pH का फॉर्मूला होता है फॉर वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन की थ्योरी बट आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ बता रहा हूँ। सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें pH के चेंज को रेजिस्ट करता है जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते होते हैं, उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एसिड बफर और बेसिक बफर। एसिड बफर होता है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ड विद स्ट्रॉन्ग बेस और बेसिक बफर होता है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब जैसे कि एसिड बफर में एग्जांपल है CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, इसका सॉल्यूशन CH3CONA के साथ, ये CH3COOH का NaOH के साथ सोल्ट है। ऐसे ही HCN प्लस KCN, इसमें HCN वीक एसिड है और KCN सोल्ट है। इसका pH का ये फॉर्मूला है, इसे याद ही कर लेना, क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ऐसे ही बेसिक बफर में एग्जांपल है NH4OH प्लस NH4Cl और इसमें PaOH निकलेगी क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन होएगा और इसका फॉर्मूला ये है। अब आगे टॉपिक आता है सोल्ट हाइड्रोलिसिस। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का रिवर्स है। इसमें आप सोल्ट को पानी में डालते हैं तो एसिड और बेस में टूट जाते हैं। इसमें हमेशा ये बात याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस सोल्ट का कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज होएगा, तो जो वीक एसिड और वीक बेस वाला पार्ट होता है हमेशा वही हाइड्रोलाइज होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। जैसे कि NH4Cl है, ये NH4OH और HCl का सोल्ट है, तो इसमें HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH एक वीक बेस है, तो इसमें NH4 प्लस वाला पार्ट हाइड्रोलाइज होएगा, कैटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है तो इसका नाम कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है। ऐसे ही NaCN में एसिड वीक है HCN, तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होएगा क्योंकि CN माइनस हाइड्रोलाइज होएगा, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस के 3 केस हो सकते हैं, या तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, तो आपका जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू KW/Ka होएगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का ये फॉर्मूला होएगा और आपका pH का ये फॉर्मूला है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो ये तीनों फॉर्मूले और वीक एसिड वीक बेस है तो ये तीनों फॉर्मूलास। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सबसे पहले तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालते होते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्यूशन के लिए। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्यूशन का मतलब है आपकी सोल्यूबिलिटी लेस देन 2% है। अब मान लो एग्जांपल है AB जो है A+ और B- में टूटेगा पानी में। इसका मैं केस में निकालूंगा A+ की कंसनट्रेशन को B- की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई करके, इसको हम S से डिनोट करते हैं सोल्यूबिलिटी। इसकी न्यूमेरिकल कंसनट्रेशन इक्वली होती है, ये दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला है KSP का, ऐसे डिराइव होता है। इन दी एंड आपको फॉर्मूला याद करना है, इससे प्रीवियस ईयर में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के, ये याद कर लेना। अब इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले तो प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, आपके सॉल्यूशन में जो आपने कंटेंट डाले हो प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे। इसमें हम KIP निकालते होते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। KIP
के एस पी वाले फॉर्मूले से निकलेगा, पर इसकी वैल्यू अलग आएगी। और के आई पी की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब आपकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। के आई पी की वैल्यू कम है, मतलब आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। और के आई पी के एस पी इक्वल है तो सेचुरेटेड सोल्यूशन है। अब एडिशन ऑफ कॉमन आयन पे जो आपकी सोलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये केस है, नीट में पहले पूछा गया, ये आप याद कर लेना कि सोलिबिलिटी ऑफ HCl इंक्रीज करती है जब हम सोल्यूशन में NH3 डालते होते हैं। थैंक यू।